नमस्कार साथियों, मैं अरविंद कुमार मिश्रा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने आसमा सिविल एकेडमी में। साथियों, हमने लास्ट क्लास में आधुनिक भारत के इतिहास में देखा था कि कैसे यूरोपीय शक्तियों का आगमन हुआ और यूरोपीय शक्ति जो थे उनके आपस में ही किस तरीके से टकराव रहे भारत के सत्ता को एक प्रकार से कब्जा में लेने के लिए, या फिर कहना चाहिए भारत में अपने व्यापारिक कंपनियों की स्थापना को लेकर के। देखा था हमने सबसे पहले पुर्तगाल, उसके बाद डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, स्वीडिश जैसे कंपनियों का भारत में आगमन हुआ था और ये जो है आपस में क्या है लगातार अपने में ही संघर्षरत रहे। और इस संघर्ष में जिसको सफलता मिली वे थे ब्रिटिशर्स। देखे हमने पिछली क्लास में देखा था कि ब्रिटिशर्स ने कैसे जो है भारत की सीमा पर या भारत में अपने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के परचम को लहराया और जो है बक्सर का युद्ध या प्लासी का युद्ध जो था किस तरीके से इनके लिए निर्णायक साबित हुआ। बक्सर के युद्ध के बाद जो है हमने बात किया था पिछली क्लास में कि बक्सर के युद्ध के बाद जो है कंपनी ने जो है अपनी प्रशासनिक ढांचा को पूरा सिक्का जो है यहाँ पे जमा दिया था। इसी कड़ी में साथियों हम आज आगे की क्लास में चर्चा करेंगे। हमारा जो आज का टॉपिक है कंपनी का प्रशासनिक ढांचा, शैक्षणिक और सामाजिक नीति। चूंकि ब्रिटिशर्स के जो सिक्के थे वो भारत में जम चुके थे, उसके बाद जो है ब्रिटिशर्स ने धीरे धीरे यहाँ पर अपने पूरे शासन को चलाने के लिए, चूंकि शासन जो है प्रशासन के माध्यम से ही संचालित होता है, तो उसने पूरी ब्रिटिश शासन को चलाने संचालित करने के लिए एक यहाँ पर ठोस प्रशासनिक व्यवस्था की नींव रखी। और जो है प्रशासनिक व्यवस्था की नींव के साथ साथ उसने भारतीयों को जो है एक मैसेज देने का भी कोशिश किया और वो मैसेज में उन्होंने ये दिया कि हम आपके लिए हैं और हम आपके सुधार के लिए, आपके समाज के लिए कार्य कर रहे हैं। तो उन्होंने इस मैसेज के आधार पे क्या क्या भारत में सुधार के कार्य किए और भारत में किस तरीके से उनका प्रशासनिक तंत्र चला, आज हम उन्हीं सभी चीजों को लेकर के आज जो है हमारी क्लास उसी पर फोकस रहेगी। आइए साथियों, हम आगे की स्लाइड के माध्यम से जो है इस पूरे इनका जो स्ट्रक्चर था, प्रशासनिक स्ट्रक्चर था और इन्होंने किस सुधार में किस किस दिशा में भारत में कार्य किए, क्या क्या कार्य किए, शैक्षणिक दिशा में क्या कार्य किए, प्रशासनिक दिशा में क्या कार्य किए, आज उसी को लेकर के हम पूरी केंद्रित रहेंगे। आइए चर्चा स्टार्ट करते हैं। साथियों, भारत में जो है ब्रिटिश प्रशासन जो है मुख्यतः तीन आधार स्तंभ पर टिका हुआ था। एक था नागरिक सेवा, दूसरा था पुलिस और तीसरी थी सेना। देखिएगा, पहला हमारा जो पॉइंट है, भारत में ब्रिटिश प्रशासन तीन खंभों पर टिका हुआ था। इसमें पहला था नागरिक सेवा, दूसरा सेना और तीसरी जो थी पुलिस। इन तीनों के आधार पे ही ब्रिटिशर्स ने क्या किया था जी, भारत में अपने सत्ता को जो है पूर्ण रूप से मजबूती के साथ जमाया था और भारतीयों के ऊपर शासन किया था। आइए देखते हैं नागरिक सेवा या आईसीएस का वास्तविक जन्मदाता, आईसीएस का वास्तविक जन्मदाता लॉर्ड कॉर्नवालिस था या लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा साथियों, उस समय जो है आईएएस को, आईएएस मतलब एक करेक्टर होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, उस समय इसको आईसीएस कहा जाता था। आईसीएस का मतलब होता था इंडियन सिविल सर्वेंट। ठीक, देखिएगा 1801 में वेलेजली के समय कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना की गई थी? फोर्ट विलियम कॉलेज। चूंकि आज जो हमारा टॉपिक है इनके पूर्ण रूप से प्रशासनिक ढांचा और इनकी शैक्षणिक और सामाजिक नीति पर जो है हमारी आज की क्लास पूरी उसी के पेपर रहेगी। तो वेलेजली ने 1801 में जो है कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। यह पूछा जाता है साथियों, महत्वपूर्ण है ये पॉइंट। देखिएगा, अंग्रेजी राज्य को कायम रखने के लिए, महती भूमिका निभाने के लिए आईसीएस को, आईसीएस मतलब इंडियन सिविल सर्वेंट्स को उस समय ब्रिटिश राज्य का इस्पाती चौखट कहा जाता था। क्योंकि जो आईसीएस उस समय हुआ करते थे पूरे ब्रिटिशर्स होते थे। इंडियंस को जो है 1856 तक का जो है बड़े पदों पे आसीन नहीं किया जाता था। सन 1856 तक कहना चाहिए भारतीयों के लिए अंग्रेजी शासन में जो सबसे बड़ा पद हुआ करता था वो था सूबेदार का पद। सूबेदार से ऊपर का पद जो है इंडियंस को नहीं दिया जाता था।
कंपनी की सेना में बहुसंख्यक भारतीय थे और 1856 में 3.11 लाख मतलब 3,11,000 सेना में 85% से अधिक सिपाही भारतीय थे। मतलब उनकी जो 1856 में जो उनकी जो पूरी सैन्य टोली थी ब्रिटिशर्स की, उसमें लगभग देखिएगा 85% से अधिक संख्या किनकी थी? भारतीयों की थी। और 1856 तक सबसे ऊंचे पद का जो नाम था वो सूबेदार हुआ करता था। भारतीय अफसर जो होता था वो सूबेदार होता था। भारतीयों को ये सूबेदार से ऊपर का पद नहीं देते थे। ये सूबेदार जो हुआ करते थे ये सेना के सूबेदार हुआ करते थे। अभी जो सब इंस्पेक्टर भर्ती में सूबेदार की, सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में सूबेदार का जो पद आया है वो पुलिस विभाग का सूबेदार है, और ये जो सूबेदार बताना चाह रहे हैं वो सैन्य विभाग का सूबेदार है। मिलिट्री आर्मी में भी चलता है सूबेदार, नायब सूबेदार, आज भी ये पद है। और ब्रिटिशर्स के समय सूबेदार का पद भारतीयों के लिए जो होता था सबसे ऊंचा पद होता था। उससे ऊंचे पदों में जो है ये भारतीयों को नहीं बैठाते थे। भारत में जो है पुलिस व्यवस्था के जो सृजनकर्ता जो कहलाते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। कॉर्नवालिस के काल में भारत में जो है पुलिस व्यवस्था की शुरुआत की गई थी, या पुलिस व्यवस्था के पितामह भी लॉर्ड कॉर्नवालिस ही कहलाते हैं। 1864 में देखिएगा भारतीय सिविल सेवा में चुने जाने वाले पहले भारतीय जो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। मतलब यह कहना चाहिए जो भारत के पहले आईएएस ऑफिसर थे, भारत के पहले कलेक्टर थे, वो सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। और अंग्रेजों ने जब ये आईसीएस जो क्वालिफाई किए, कलेक्टर बने, तो अंग्रेजों को बहुत दुख हुआ था कि एक इंडियंस कैसे कलेक्टर बन सकता है, और इनके एज को लेकर के बहुत ज्यादा उन्होंने नाटक करने की कोशिश की थी। तो ध्यान रखिएगा साथियों, भारत के पहले आईएएस या पहले आईसीएस जो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। ये एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको ध्यान रखिएगा। और ध्यान रखिएगा साथियों, भारत में जो नई न्याय व्यवस्था की जो नींव थी वो वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा जो है स्थापित की गई थी। और भारत में जो है जो अंग्रेज रह रहे थे उनको न्याय के लिए भारत में जो कलकत्ता शहर था, कलकत्ता में जो है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। कहां पर की गई थी? भारत के कलकत्ता में जो है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। और ये स्थापना सुप्रीम कोर्ट की जो की गई थी, उस समय तत्कालीन जो हमारे भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो वॉरेन हेस्टिंग थे, और सुप्रीम कोर्ट के जो पहले चीफ जस्टिस बनाए गए थे वो सर एलिजा इम्पे थे। यहां पर एक बहुत बड़ी घटना घटी थी, मैं आपको बता देना चाहूंगा, इसके बारे में पूछा जाता है। तत्कालीन गवर्नर जनरल जो वॉरेन हेस्टिंग थे, और उस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो पहले जज थे जिनका नाम था सर एलिजा इम्पे और वॉरेन हेस्टिंग ने मिल करके एक नंद कुमार नामक व्यक्ति को जो है झूठे आरोप में फंसा करके उसको फांसी की सजा दिलवा दी थी। और ये जो घटना हुई थी इसको न्यायिक हत्या कहा जाता है। एक निर्दोष व्यक्ति को क्या किया था, इन दोनों ने मिलकर के फांसी पे लटका दिया था। देखिएगा नई न्याय व्यवस्था की जो नींव है वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा डाली गई थी। किसके द्वारा डाली गई थी? भारत में न्याय व्यवस्था के जो जन्मदाता थे वो वॉरेन हेस्टिंग थे। अब ध्यान दीजिएगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अनुरूप 1774 में जो है कलकत्ता में ब्रिटिश प्रजाजन के लिए देखिएगा सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। कहां पर की गई थी? कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की जो है स्थापना की गई थी। और इसके प्रधान न्यायाधीश या चीफ जस्टिस बोलना चाहिए तो वो थे एलिजा इम्पे। यहां इनका पूरा नाम था एलिजा इम्पे। एलिजा इम्पे इनका पूरा नाम था। और एलिजा इम्पे और वॉरेन हेस्टिंग दोनों ने मिलकर जो है नंद कुमार नामक व्यक्ति को क्या किया था जी? झूठे आरोप में फंसा करके फांसी पे लटका दिया था। और इस घटना पे इसकी जो है मृत्यु हो गई थी नंद कुमार की। और इस पूरी घटना को जो है न्यायिक हत्या के नाम से जाना जाता है। पूछा जाता है क्वेश्चन, न्यायिक हत्या किनके काल में हुई थी? ध्यान रखिएगा वॉरेन हेस्टिंग के काल में हुई थी। देखिएगा कॉर्नवालिस ने न्याय प्रणाली को स्थिरता प्रदान करने के लिए 1793 का कॉर्नवालिस कोड सुधार किया। और 1861 में
भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम पारित किया? कब आया था भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम जो है? 1861 में जो है भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम आया था। यह क्वेश्चन पूछा जाता है, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम कब आया था? तो वो 1861 में आया था। देखिएगा, पुराने कानूनों को संहिताबद्ध करते हुए अंग्रेजों ने कानूनों की एक नई प्रणाली स्थापित की। उन्होंने जो है अंग्रेजों के द्वारा जो है 3 कानून लाए गए थे। ध्यान से सुनिएगा, वो 3 कानून कौन से थे? सिविल प्रक्रिया संहिता, जिसको सीपीसी बोला जाता है, सिविल प्रोसीजर कोड। एक उनके द्वारा लाया गया था भारतीय दंड संहिता, जिसको बोला जाता है आईपीसी, और एक लाया गया था उनके द्वारा अपराध प्रक्रिया संहिता, जिसको बोला जाता था सीआरपीसी। आईपीसी, सीपीसी और सीआरपीसी। साथियों, ये जो है पूरी जो कानून जो नई व्यवस्था लाई गई थी, ध्यान रखिएगा, ये लॉर्ड कैनिंग के समय में लाई गई थी। किसके समय में लाई गई थी? लॉर्ड कैनिंग के समय में। देखिएगा, और लॉर्ड कैनिंग के समय, अच्छा यहां पे लिखा हुआ भी है, लॉर्ड कैनिंग के समय में जो है लाया गया था। आईपीसी, सीपीसी और सीआरपीसी ये क्या थे? सुनिएगा, जैसे जमीन जायदाद से संबंधित कुछ पारिवारिक वाद विवाद संबंधित जो केस होता है, वो सीपीसी में चलता है, सिविल प्रोसीजर कोड में, या सिविल का केस जैसा बोल देते हैं। और ध्यान रखिएगा, जैसे क्रिमिनल केसेस जो होते हैं वो आईपीसी और सीआरपीसी से होते हैं। आईपीसी जो है भारतीय दंड संहिता था, मतलब इसमें धाराओं का डिसीजन, मतलब धाराओं को जो है डाला गया था। जैसे कोई व्यक्ति, अपन पिक्चर वगैरह में सुने होंगे कि व्यक्ति को जो है दफा 302 मृत्यु की दंड सजा दी जाती है, मतलब कोई मर्डर करके आया था तो उसको दफा 302 के तहत फांसी की सजा दे दी गई। या कोई चोरी है, चोर चोरी करता है तो उसको 379 धारा 379 के तहत, ये जो धारा जो लिखे गए थे वो इसमें लिखे गए थे, आईपीसी, इंडियन पिनल कोड में आईपीसी की धारा बोला जाता था उनको। और इसी आईपीसी के धारा के तहत जो है उसमें कौन से सजा के प्रावधान थे उसको बताया गया था, किसमें? सीआरपीसी में। साथियों ध्यान रखिएगा, ये एक लॉर्ड कैनिंग के समय तीनों कानूनों को जो है नए तरीके से क्या किया गया था? बनाया गया था, या तीनों कानून लाए गए थे। और ये कानून जो है भारत में अभी तक, मतलब जो है 30 जून 2024 तक चलते रहे। मोदी जी की जो गवर्नमेंट है, अभी हाल में ही उन्होंने भारत में 3 नए कानून लॉन्च किए। और ये तीनों नए कानून क्या है? ये जो तीनों पुराने कानून थे अंग्रेज समय के शासन से, लॉर्ड कैनिंग के समय के शासन के, ये तीनों कानून भारत से क्या कर दिए गए? हटा दिए गए। अब 3 कानून जो है भारत में आ चुके हैं, उनके बारे में मैं 2 मिनट चर्चा करूंगा, बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। इसमें पहला कानून है भारतीय न्याय संहिता, जिसको बीएनएस बोला जाता है। दूसरा कानून है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसको बीएनएस कहा जाता है। तीसरा कानून है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जिसको बीएसए कहा जाता है, बीएसए। साथियों ध्यान रखिएगा, ये तीनों ही कानून भारत में जो है 1 जुलाई 2024 से लागू कर दिए गए हैं। मतलब भारत में जो 3 नए कानून जो बनाए गए, ये तीनों नए कानून को हटा करके वो तीनों कानून जो है भारत में 1 जुलाई 2024 से जो है लागू कर दिए गए हैं। और ये कैनिंग के समय बनाए गए तीनों कानून जो है अब पूर्णतः भारत से समाप्त हो चुके हैं। लेकिन आप सोचिए, 1858-59 का बना कानून जो है भारत में 2024 तक कंटिन्यू जो है चलता रहा। साथियों अब आगे की कड़ी में हम देखेंगे शैक्षणिक एवं सामाजिक और संस्कृति को लेकर के जो है अंग्रेजों ने भारत में शुरुआत में क्या क्या सुधारात्मक कार्य किए
और शिक्षा को लेकर के उनकी जो डायमेंशन थे वो क्या क्या थे। साथियों, मैं सरल शब्दों में पहले ये बताना चाहूंगा कि जो अंग्रेज थे वो ये कभी नहीं चाहते थे कि जो भारतीय लोग हैं पढ़ लिख करके आईसीएस बन जाएं, पर वे जरूर ये चीज चाहते थे कि भारतीय थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे तो हमारे काम में थोड़ा सहयोग करेंगे। मतलब वे चाहते थे कि भारतीय जो है बाबू तक सीमित रह जाएं, बाबूगिरी करें और हमारे जो है प्रशासनिक कार्यों में छोटे लेवल छोटे स्तर पे क्या करें, हमारा सहयोग करें। उनका उद्देश्य यही था, इसलिए ही वो भारत में क्या कर रहे थे, लोगों को शिक्षित करने की कोशिश कर रहे थे अपने निजी स्वार्थ के लिए। आगे देखते हैं अपन वे क्या क्या शिक्षा के दिशा में क्या क्या काम किए हैं। देखिएगा, पहले हम लोग जो है इनके सामाजिक सुधार की दिशा में सामाजिक स्तर पे उन्होंने क्या क्या सुधारात्मक कार्य किए। देखिएगा, 1795 से 1802 में के बीच में 1795 में नियम लाया गया था, 1802 में पारित हो गया था। ये जो नियम था लॉर्ड वेलेजली के शासन में आया था और उसने शिशु हत्या रोकने के लिए कानून बनाए थे। शिशु हत्या या भ्रूण हत्या को जो है रोकने के लिए इसने क्या बनाए थे, कानून बनाए थे। देखिएगा, 1829 में जो है राजा राम मोहन राय के प्रयासों से और लॉर्ड विलियम बेंटिंग दोनों के प्रयासों से जो है भारत में जो है सती प्रथा को जो है पूर्ण रूप से समाप्त करने संबंधित बिल को पारित किया था। ये देखिएगा, सन 1829 राजा राम मोहन राय के प्रयासों से और लॉर्ड विलियम बेंटिंग के काल में, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों, ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ना, कि सती प्रथा किनके सहयोग से या किनके काल में और कब जो है भारत से समाप्त किया गया था। ठीक है, तो सती प्रथा एक भारतीय हमारे समाज में और या भारतीय सभ्यता में एक बहुत ही कुप्रथा थी बोलनी चाहिए। जैसे घर में या परिवार में किसी महिला के पति का अगर निधन हो जाता था तो उस जो विधवा महिला जो होती थी उनको भी पति के साथ चिता में क्या कर दिया जाता था, जला दिया जाता था, जो कि बहुत ही ज्यादा भयानक और बहुत ही ज्यादा बोलना चाहिए एक प्रकार की बहुत ही गंदी प्रथा थी। भाई अगर एक जो है उनकी डेथ हो गई तो दूसरे को मारना या जलाना कहीं से भी जो है जायज नहीं था। अंग्रेज जो थे उन्होंने जो है इस नियम को या इस प्रथा को क्या कर दिया, भारत से 1829 में पूर्णतः समाप्त कर दिया। और इसमें राजा राम मोहन राय जी जो थे उन्होंने इस प्रथा को समाप्त करने के लिए बहुत ज्यादा जो है सहयोग किया था और इनके ही सहयोग से, राम मोहन राय जी के सहयोग से ही यह प्रथा पूर्णतः क्या हुई थी, समाप्त हो गई थी। आगे आइए देखते हैं क्या था। देखिएगा, 1843 में लॉर्ड एलनबरा के समय दास प्रथा पर रोक लगाने का कानून बनाया गया। लॉर्ड एलनबरा और 1843, ये दो पॉइंट को याद रखिएगा। दास प्रथा एक्चुअल में होता क्या था, एक प्रकार से ये इंसानों के खरीद फरोख्त से संबंधित था। मतलब लोगों को जो है, जैसे अभी भी जाएंगे कहीं मार्केट वगैरह में देखेंगे, बड़े बाजार वगैरह में पशुओं का मेला लगता है, तो पशुओं की खरीदी बिक्री होती है। वैसे ही दासों का जो है बिक्री होता था, इंसानों का बिक्री होता था। उनको खरीद के ला करके जो है अपने घर में काम काज कराएंगे, ऐसा करके लोग खरीदी बिक्री हुआ करती थी। तो इंसानों के खरीदी बिक्री पर जो है लॉर्ड एलनबरा के काल में 1843 में जो है प्रतिबंध लगा दिया गया था। हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास में देखते हैं कि कुछ किताब में ऐसा लिखा मिलता है कि जो आचार्य जो चाणक्य थे वो चंद्रगुप्त मौर्य को जो है कुछ कांसा पर्ण मुद्रा में जो है खरीद करके लाए थे। तो प्राचीन भारत के इतिहास में ऐसे कई नमूने मिलते हैं जिसमें जो है दासों को खरीदा बिक्री किया जाता था, इंसानों की जो है खरीदी बिक्री होती थी। 1843 लॉर्ड एलनबरा के काल में इस प्रथा को जो है भारतीय समाज से पूर्णतः क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। साथियों, आगे जो हमारा अगला कड़ी है, देखिएगा 1856 में लॉर्ड कैनिंग के काल में, किसके समय में, लॉर्ड कैनिंग के काल में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया। हिंदू विधवा पुनर्विवाह लाया गया। साथियों समझिएगा ये क्या था। देखिएगा, सबसे पहले सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया जो है 1829 में, और 1856 में लॉर्ड कैनिंग के काल में जो है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को लाया गया। दोनों के अर्थ को समझिएगा। पहले ऐसा हुआ करता था कि अगर किसी व्यक्ति
खत्म हो गया, मतलब उसकी महिला जो थी, पत्नी थी, वो विधवा हो गई। अब उसको भी जो है आग में जला दिया जाता था, सती हो गई, सती संबंधित जो है शब्द का यूज किया जाता था। हमारे छत्तीसगढ़ में भी ऐसे प्रमाण मिलते हैं। जैसे मध्यकालीन इतिहास जो है हम लोग देखेंगे, जिस समय हमारे छत्तीसगढ़ में जो है बिंबाजी राव भोसले का शासन था, बिंबाजी राव भोसले जो थे उनकी 3 पत्नियां थी। उन जब बिंबाजी राव जी का जब निधन होता है तो उनकी एक पत्नी जो है सती हो जाती है, और ये मराठा शासक थे। मराठा शासकों की जो है क्षेत्र जो था राजधानी रतनपुर हुआ करता था, तो उनकी भी एक रानी जो थी सती हुई थी। तो देखिएगा, सबसे पहले सती प्रथा को 1829 में समाप्त कर दिया गया। उसके बाद जो है 1856 में कानून लाया गया, जिस कानून में कहा गया विधवा पुनर्विवाह, मतलब अब जो महिला जो है विधवा हो चुकी है, उस महिला को जो है दोबारा विवाह करके उसका घर दोबारा फिर से क्या कर दिया जाए, बसा दिया जाए। देखिएगा, अंग्रेजों के द्वारा कुछ कानून लाए गए भारतीय समाज में, ये अच्छे कानून थे, जिसमें भारत के जो सनातन से चली आ रही जो कुप्रथा थे, वो कुप्रथा को क्या कर दिया गया, अंग्रेजों के द्वारा समाप्त कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं अंग्रेज जो थे इस काल में सुधार की दिशा में भी कार्य कर रहे थे, और इस सुधार में कहीं ना कहीं भारतीयों को एक मैसेज देना भी चाह रहे थे कि हम आपके लिए हैं, और हम आपके शासन अगर कर रहे हैं तो हम आपके समाज में कुछ सुधार की दिशा में कार्य भी करेंगे। देखिएगा, इसमें लॉर्ड कैनिंग के समय हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है लाया गया था, और विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता दी गई थी। यह पूछा जाता है साथियों, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब और किसके शासनकाल में जो है लाया गया था। साथियों देखिएगा, इसी कड़ी में आगे भी कुछ कानून लाए गए अंग्रेजों के द्वारा। जैसे देख रहे हैं आप, नेटिव मैरिज एक्ट। नेटिव मैरिज एक्ट जो था सन 1872 में गवर्नर जनरल नॉर्थब्रुक के समय में लाया गया था, और इस अधिनियम में जो है अंतरजातीय विवाह को जो है अधिनियम में लाया गया था। मतलब कहीं ना कहीं अंतरजातीय जो विवाह है उसको मान्यता दी गई थी। किसको दी गई थी? अंतरजातीय विवाह को मान्यता दी गई थी। हमारे यहां सामाजिक रूप से आज भी जो है देखेंगे आप लोग, मतलब एक प्रकार से कहना चाहिए कि अपने जात में ही विवाह करेंगे, अपने समाज में ही विवाह करेंगे, है ना। तो उस समय जो है अंग्रेजों के द्वारा इस कानून को लाया गया था। उसमें यह कहा था कि अगर आप चाहें तो आप अपने जाति से या दूसरे जाति में भी विवाह कर सकते हैं। यही था अंतरजातीय विवाह। आज भी सरकारें जो है अंतरजातीय विवाह कहीं ना कहीं प्रोत्साहित करती है। अगर आप जो है अंतरजातीय विवाह करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ गवर्नमेंट के द्वारा कुछ फंड भी जो है दिए जाते हैं। आगे देखिएगा, एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891, ये जो था लॉर्ड लैंसडाउन के काल में लाया गया था, और इसमें लड़कियों के विवाह को जो है 12 वर्ष बताया गया था। क्या डिसाइड किया गया था? जिसमें लड़कियों की विवाह की जो आयु थी वो कितनी थी? 12 वर्ष। ध्यान रखिएगा, एज ऑफ कंसेंट एक्ट में लड़कियों के विवाह का उम्र और किसके काल में आया था, कब आया था, ऐसे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। उसके बाद साथियों अगला जो एक्ट आया था 1930 में, जिसको शारदा एक्ट कहा जाता है, और शारदा एक्ट लॉर्ड इरविन के समय में आया था। और आपको साथियों शारदा एक्ट जो था लॉर्ड इरविन के समय में आया था, और ध्यान होगा साथियों लॉर्ड इरविन के ही साथ समय में जो है गांधी जी का सविनय अवज्ञा आंदोलन भी चल रहा था, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। साथियों इसमें जो है महिलाओं और पुरुषों के शादी के संबंध जो एज लिमिट है उसके बारे में भी चर्चा की गई है। ये दोनों के बारे में पूछा जाता है साथियों। ये दोनों ही शादी के एज से संबंधित थे और दोनों ही महत्वपूर्ण है। शारदा एक्ट जो था देखिएगा 1930 में जो है लॉर्ड इरविन के समय में आया था, जिसमें लड़कियों की आयु को 14 वर्ष और लड़कों की जो है आयु को क्या बताया गया था, विवाह के लिए 18 वर्ष बताया गया था। ये दोनों ही जो है जो अधिनियम है दोनों ही महत्वपूर्ण है साथियों। दोनों पूछा जाता है, अलग अलग भी पूछा जाता है कि शारदा एक्ट में लड़कियों के विवाह की आयु कितनी बताई गई थी, लड़कों की विवाह की आयु कितनी बताई गई थी। साथियों अब आगे कड़ी में हम लोग देखेंगे कि अंग्रेजों ने भारत में शिक्षा की व्यवस्था को की नींव जो है किस तरीके से डाली थी। देखिएगा सबसे पहला वॉरेन हेस्टिंग ने जो है सबसे पहले 1781 में कलकत्ता में एक मदरसा की स्थापना की थी। किसने की थी मेरे भाई? वॉरेन हेस्टिंग ने। वॉरेन हेस्टिंग ने जो है
1781 में कलकत्ता में पहला मदरसा मतलब मुस्लिमों की शिक्षा के लिए जो है इसने पहली बार जो है कोई अंग्रेज ने जो है कदम उठाया था, जिनका नाम था वॉरेन हेस्टिंग। उसके बाद देखिएगा सन 1784 में विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की जो है स्थापना पश्चिम बंगाल में की थी। कहां पे की थी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 में विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। इसकी स्थापना पश्चिम बंगाल में की गई थी भाई, ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। उसके बाद देखिएगा साथियों 1791 में जो है जोनाथन डंकन ने बनारस में जो है संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की थी या संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी। बनारस में जो है संस्कृत कॉलेज को खोला था, किसने खोला था पहली बार, जोनाथन डंकन के द्वारा। देखिएगा 1849 में जो है बैथ्यून ने महिलाओं के शिक्षा के लिए, स्त्री शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय आरंभ किया था। किसने, बैथ्यून ने। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक लिखा हुआ है, बैथ्यून कर लीजिएगा इसको, ये लिखाएगा बैथ्यून। बैथ्यून ने जो है इस शिक्षा, स्त्री शिक्षा के लिए विद्यालय की शुरुआत की थी। साथियों ध्यान रखिएगा 1813 के अधिनियम में पहली बार जो है अंग्रेज ब्रिटिशर्स ने जो है शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए अलग किए थे। यह क्वेश्चन पूछा जाता है 1813 के अधिनियम में, ध्यान रखिएगा 1813 के अधिनियम में अंग्रेजों ने जो है शिक्षा के लिए पृथक 1 लाख रुपए की व्यवस्था की थी और भारत में जो है पहली बार शिक्षा के लिए एक अलग से जो है बजट बनाया गया था, वो था 1813 का। यह बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है, 2-3 बार व्यापम ही पूछ चुका है छत्तीसगढ़ में। देखिएगा 1817 में डेविड हेयर और राम मोहन राय के प्रयासों से हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। हिंदू कॉलेज की स्थापना पहली बार जो है डेविड हेयर और राजा राम मोहन राय के प्रयासों से की गई, मतलब प्रयासों से हुई थी। ध्यान रखिएगा साथियों, ग्रांट को जो है कुछ लोग आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता मानते हैं भारत में। ग्रांट को भारत में आधुनिक शिक्षा का जनक कहा जाता है। देखिएगा एक विवाद था, जिस विवाद का नाम था आंग्ल प्राच्य विवाद। आंग्ल प्राच्य मतलब हमारे हिंदू नहीं बोलना चाहिए, हमारे भारतीय और विदेशियों के बीच में जो था शिक्षा को लेकर के जो विवाद हुआ था, उस विवाद का जो संबंध जो था भारत के शिक्षा नीति से है। और इस विवाद का अंत जो है मैकाले मिनट से हुआ था। किससे हुआ था, मैकाले मिनट से हुआ था। और इस मैकाले मिनट में डिसाइड किया गया था कि भारत में जो शिक्षा का माध्यम जो होगा वो अंग्रेजी होगा। क्या होगा भारत में शिक्षा का माध्यम, अंग्रेजी भाषा को जो है भारत में शिक्षा का माध्यम बनाया। इसको ध्यान रखिएगा साथियों, ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है ये, कि भारत में आंग्ल प्राच्य विवाद में फाइनली क्या डिसीजन लिया गया था। तो यही डिसीजन आया था कि अंग्रेजी भाषा ही भारत में क्या रहेगी, शिक्षा का माध्यम रहेगी। अगला लाइन देखिएगा, अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था, अधोमुखी। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत। अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत क्या कहता था उसको समझिएगा। इनका ऐसा मानना था कि उस कालखंड में भारत में बहुत ज्यादा लोग जो थे क्या थे, मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोग असाक्षर थे। और असाक्षरता इतनी मतलब प्रचंड लेवल पे थी कि लोग पढ़े ही लिखे नहीं होते थे, एकदम बहुत ही भारत की स्थिति बहुत खराब थी। तो ये जो लॉर्ड ऑकलैंड था, इसके माइंड में एक विचार आया, इसने ये दिमाग लगाया कि जो कुलीन वर्ग है और मध्यम वर्ग है इनको पकड़ा जाए और इनको पकड़ करके इनके कुछ लोगों का चयन करके इनको शिक्षित किया जाए। तो जो लोग शिक्षित होंगे वो धीरे धीरे क्या करेंगे, और भी लोगों को शिक्षा के लिए प्रेरित करेंगे। तो इनका विचार था कि पहले थोड़े से लोगों को शिक्षित करो और वो थोड़े से लोग जो है धीरे से आगे जाकर के क्या करेंगे, और भी लोगों को शिक्षा से संबंधित प्रचार प्रसार करेंगे और भी लोगों को शिक्षित करने में सहयोग करेंगे। इनका शिक्षा देने का उद्देश्य मैं पहले भी बता चुका हूं कि भारत में जो है इनको आईसीएस बनाना नहीं था, कलेक्टर बनाना नहीं था। इनका उद्देश्य था लोग जो है हमारे कंपनी के शासन के अंदर में छोटे छोटे बाबू की नौकरी कर लें। इनका उद्देश्य ये था।
अब देखिएगा अगला आता है चार्ल्स वुड डिस्पैच। ध्यान रखिएगा साथियों, चार्ल्स वुड डिस्पैच जो था 1854 में आया था। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। चार्ल्स वुड डिस्पैच कब आया था? इसको भारत में पाश्चात्य शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारत में पाश्चात्य शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? चार्ल्स वुड डिस्पैच, जो कि 1854 में आया था। ध्यान दीजिएगा 1937 में जो है गांधी जी ने हरिजन नामक पत्रिका से जो है बुनियादी वर्धा योजना को प्रस्तुत किया था। 1937 में गांधी जी द्वारा हरिजन पत्रिका के माध्यम से बुनियादी शिक्षा की वर्धा योजना प्रस्तुत की गई थी। गांधी जी के द्वारा 1937 में बुनियादी शिक्षा की वर्धा योजना को उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसको ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। साथियों, उस काल में अंग्रेजों के समय जो कुछ शिक्षा से संबंधित जो महत्वपूर्ण आयोग बनाए गए थे, उन आयोग को हम लोग एक नजर देखेंगे। कई बार इनको पूछा जाता है, सही जोड़ी मिलाने वगैरह के लिए दिया जाता है। देखिएगा जेम्स टॉमसन प्लान जो था, ये सभी शिक्षा से संबंधित प्लान है, जिसमें जेम्स टॉमसन प्लान जो था 1843 में आया था। एक हंटर शिक्षा आयोग जो आया था 1828-33 में आया था। अंग्रेजों के द्वारा एक हंटर आयोग आएगा। ये एक हंटर आयोग आपको बाद में भी मिलेगा, जो 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जो जांच कमेटी बनी थी, उसका नाम भी हंटर आयोग रखा गया था। ध्यान रखिएगा। तो यहां पर हंटर शिक्षा आयोग है, और जलियांवाला बाग हत्याकांड के पास में जब हम पढ़ेंगे हंटर, तो वो हंटर कमेटी थी जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो डायर ने जो गोली चलाने का आदेश दिया था, उस आदेश के संबंध में जांच से संबंधित वो आयोग था, हंटर आयोग। एक सैडलर आयोग आया था 1917 में, जो भी शिक्षा से संबंधित है। एक हार्टॉग आयोग आया था, हार्टॉग आयोग, वो भी शिक्षा संबंधित था। एक सार्जेंट आयोग 1944 में था, वो भी शिक्षा संबंधित था। अब लास्ट में देखिएगा कोठारी शिक्षा आयोग 1964 में आया था, और यहां इसी से देखिएगा भारत में प्रथम शिक्षा नीति का आधार बना, और जो कि 1968 में भारत सरकार ने अपनी प्रथम शिक्षा नीति को बनाई थी। भारत की प्रथम शिक्षा नीति कब बनी थी जी? 1968 में बनी थी, ध्यान रखिएगा। और भारत में प्रथम शिक्षा नीति का आधार था कोठारी शिक्षा आयोग। साथियों, अब हम भारत में अंग्रेजों के द्वारा स्थापित बुनियादी कुछ कर व्यवस्था थी, उनके कुछ टैक्स व्यवस्था थे, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट आगे की स्लाइड में देखते हैं। एक था उनका स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त का एक और नाम था जिसको इस्तमरारी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? इस्तमरारी व्यवस्था। ध्यान रखिएगा साथियों, इस्तमरारी में जो है 19% जो है टैक्स अंग्रेजों को दिया जाता था, और ये जो लागू किया गया था बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्रों में लागू किया था। और ये जो इस्तमरारी व्यवस्था के जो जन्मदाता माने जाते हैं, वो कॉर्नवालिस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? इस्तमरारी का जो जन्मदाता थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। उसके बाद एक आता है महालवाड़ी व्यवस्था। महालवाड़ी में जो टैक्स का जो व्यवस्था था वो 30% था, और ये जो था गंगा दोआब और पश्चिमोत्तर प्रांत में जो था लागू था। ये लॉर्ड हेस्टिंग के काल में लागू हुआ था। इसको ध्यान रखिएगा, छोटे छोटे फैक्ट में हमने निकाल के रखे हैं, ये पूछे जाते हैं। स्थायी बंदोबस्त इस्तमरारी को 50 बार पूछ चुका है, किसके काल में है? तो ये तीनों ही महत्वपूर्ण है भाई, इसमें तीनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसके काल में हुआ था, क्या क्या व्यवस्था थी, जिसके बारे में पूछा जाता है। उसके बाद एक इनकी व्यवस्था थी रैयतवाड़ी, जिसमें 51% टैक्स देना होता था। ये मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी क्षेत्र में लागू था। साथियों ध्यान रखिएगा, इस व्यवस्था के जो जन्मदाता थे रीड और मुनरो को माना जाता है। रीड और मुनरो के दिमाग की उपज थी क्या? रैयतवाड़ी व्यवस्था। और यह व्यवस्था जो है लॉर्ड हेस्टिंग के काल में लागू हुआ था। गवर्नर जनरल थे, उनका नाम था लॉर्ड हेस्टिंग, और लॉर्ड हेस्टिंग के काल में जो है यह व्यवस्था भारत में लागू की गई थी। साथियों, अभी के जो हमने स्लाइड्स में देखा, अंग्रेजों ने भारत में जो है शैक्षणिक और सामाजिक स्तर पे क्या क्या सुधार किए, और जो है उन्होंने इस सुधार के माध्यम से भारत की जो आवाम थी, भारत की जो जनता थी, उसको मैसेज देने की कोशिश की कि हम आपके लिए बैठे हैं
और हमारा जो शासन होगा कुशासन नहीं होगा, शासन होगा। और हम भारत में की जो कुप्रथा है या यहाँ के समाज में जो बुराइयां हैं उसको हम लगातार दूर करने की कोशिश करेंगे। यह मैसेज देने की कोशिश किनके द्वारा किया गया था? अंग्रेजों के द्वारा। साथियों, हम आगे की स्लाइड में आज जो टॉपिक हम लोग पढ़े हैं उससे संबंधित कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों के बारे में आइए हम विस्तृत चर्चा करेंगे। साथियों देखिएगा, आज का हमारा पहला प्रश्न है, सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई थी? या सती प्रथा के काल में कौन से गवर्नर जनरल जो थे भारत पर थे? साथियों, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो थे सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया था राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय जो थे सती प्रथा को समाप्त करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। ठीक है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन है, ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंधित था? साथियों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कैप्टन स्लीमैन जो रहे थे ठगी के दमन करता रहे। साथियों हमारा अगला क्वेश्चन है, किसके प्रशासन काल में स्थायी बंदोबस्त या इस्तमरारी व्यवस्था जो है प्रारंभ की गई थी? बताइए कौन थे उस समय? ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, लॉर्ड कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस के समय स्थायी बंदोबस्त या इस्तमरारी व्यवस्था क्या की गई थी? प्रारंभ की गई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त से कौन संबंधित रहा? मैंने बताया अभी 2 मिनट पहले कि रैयतवाड़ी व्यवस्था जो थी रीड और मुनरो की माइंड की उपज थी। इन्हीं दोनों का प्लान था। रीड और मुनरो जो थे अंग्रेज अधिकारी थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सिविल सेवा के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। इसमें ध्यान रखिएगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी आईसीएस थे, बाद में बने थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी भी आईसीएस थे, लेकिन इन सब से पहले जो बने थे सत्येंद्रनाथ टैगोर जो है सबसे पहले आईसीएस थे भारत के। इसमें सुरेंद्रनाथ बनर्जी भी थे जिन्होंने बाद में जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो है गठन किया था, जो बाद में नेशनल कांग्रेस से शामिल हो गई थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस इनकी पार्टी का नाम था। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है कलकत्ता के मेयर भी बने थे। बाद में उन्होंने भी आईसीएस की नौकरी को, अंग्रेजों की नौकरी को लात मार दिया था। लेकिन इसमें हमारा जो क्वेश्चन था, प्रथम आईसीएस तो सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। हमारे स्क्रीन पे जो अगला क्वेश्चन है देखिएगा, भारत में पुलिस व्यवस्था के सृजनकर्ता किसे कहा जाता है? कौन थे भाई पुलिस सृजनकर्ता? बताइएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। साथियों हमारे डिस्प्ले पे जो अगला क्वेश्चन दिखा रहा है वो ये है, सती प्रथा का अंत कब हुआ था? सती प्रथा का अंत भारत में कब हुआ था? बताइएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1829। राम मोहन राय और लॉर्ड विलियम बेंटिंग के प्रयासों से 29 में जो है यह प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। साथियों हमारा अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहां पर की गई थी? मैं थोड़ी देर पहले ही बताया हूं, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग के काल में कलकत्ता में ब्रिटिशर्स के लिए सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, जिसके पहले जो चीफ जस्टिस थे वो थे सर एलिजा इम्पे। और एलिजा इम्पे और जो है वॉरेन हेस्टिंग ने मिलकर नंद कुमार नामक व्यक्ति को जो है झूठे आरोप में फंसाकर फांसी की सजा दी थी, जिसे क्या कहा जाता है? न्यायिक हत्या कहा जाता है। भारत में नया कानून व्यवस्था भारतीय न्याय संहिता को कब लागू किया गया?
मैं थोड़ा देर पहले बताया लॉर्ड केनिंग के समय 1859-60 में 3 कानून थे, आईपीसी, सीपीसी और सीआरपीसी। इन तीनों कानूनों को जो है मोदी जी ने क्या कर दिया, बंद करके 3 नए कानून जो है भारत में लाए, और तीनों नए कानून को जो है 1 जुलाई 2024 से जो है संपूर्ण भारत में क्या कर दिया जी, लागू कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बताइए भाई साहब। साथियों ध्यान रखिएगा, इसका सबसे एग्जैक्ट जो आंसर है वो है लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली, ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। वेलेजली के काल में जो है कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। ए विलियम लिखा गया है, इसको सुधार लीजिएगा, ये विलियम है। फोर्ट विलियम कॉलेज है ये। साथियों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का प्रावधान कब किया गया था या किस सन के अधिनियम में किया गया था? बताइए इसका आंसर क्या है। साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1813 के अधिनियम में जो है पहली बार ब्रिटिशर्स ने शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए जो है अलग से व्यवस्था कर दिया था। साथियों हमारा अगला क्वेश्चन है, दास प्रथा उन्मूलन किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? बताइएगा, दास प्रथा के समाप्ति में किस गवर्नर जनरल ने योगदान दिया था? साथियों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड एलनबरा। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, मैकाले मिनट में किस भाषा को भारत में शिक्षा का माध्यम माना गया? उर्दू, फारसी, हिंदी, अंग्रेजी। बताइए इसका सही आंसर। साथियों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अंग्रेजी। अंग्रेजी को जो है माध्यम का प्रचार प्रसार का माध्यम माना था, और मैकाले मिनट में डिसाइड हो गया था कि भारत में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी रहेगा। भारत में चार्ल्स वुड डिस्पैच कब आया था? हमारा अगला क्वेश्चन है, चार्ल्स वुड डिस्पैच कब आया भारत में? साथियों एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है सीजी व्यापम में। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 1854। सती प्रथा के अंत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले निम्न में से कौन थे? बताइए साथियों, इसके बारे में 4 बार चर्चा हो गया है। विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, राम मोहन राय, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? राम मोहन राय, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। लॉर्ड विलियम बेंटिंग और राम मोहन राय के प्रयासों से जो है सती प्रथा को भारत से समाप्त किया गया था। साथियों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस गवर्नर जनरल के काल में आया था? बताइए इसका आंसर। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। लॉर्ड केनिंग के काल में जो है ये अधिनियम जो है लाया गया था। और हिंदू विधवा पुनर्विवाह में ध्यान रखिएगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने जो है अपनी महती भूमिका निभाई थी। कौन? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने जो है इस कानून में या इस कानून को समाप्त करने में जो है अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, या इस कानून को लाने में, मतलब विधवा पुनर्विवाह संबंधित जो कानून लाया गया था उसमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने महती भूमिका निभाई थी। इनका नाम पूछा जाता है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारदा एक्ट में महिलाओं के विवाह का उम्र क्या बताया गया था? शारदा एक्ट, शारदा एक्ट में बताइएगा भाई। चलिए ये क्वेश्चन जो है शारदा एक्ट में ध्यान रखिएगा, महिलाओं के जो उम्र के बारे में जो बात की गई थी वो थी 14 वर्ष।
जो कि 1930 में आया था यह अधिनियम लॉर्ड इरविन के काल में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कलकत्ता में स्थापित प्रथम सुप्रीम कोर्ट के पहले न्यायाधीश किनको बनाया गया था? मतलब जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में पहली बार की गई थी, उसके प्रथम न्यायाधीश कौन थे? साथियों, इसका जवाब आप लोग बताइएगा, कौन थे? यह क्वेश्चन का आंसर जो है मैं आप सभी के लिए छोड़ता हूं साथियों, और उम्मीद करता हूं इस प्रश्न का जवाब आप सभी देंगे। साथियों, आज जो है हमारा क्लास जो है यहीं तक रहेगा। बाकी हम लोग आगे के विषय पे, आधुनिक भारत के जो हमारे आगे जो विषय है, आगे जो टॉपिक है, आगे टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे कि भारत में जो है राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, राष्ट्रवाद क्या चीज है, भारत में राष्ट्र प्रेम की भावना कैसे बढ़ी, और कैसे जो है राष्ट्र प्रेम की भावना धीरे धीरे जन आंदोलन के रूप में जो है एकत्रित होती रही, और वो जन आंदोलन जो लोगों में आग की तरह फैल रहा था, बाद में 1857 के क्रांति के रूप में कैसे ब्लास्ट होता है। आगे जानने के लिए हमारे वीडियो को जरूर देखते रहिएगा, और क्लास पसंद आए तो क्लास की जो वीडियो है उसको लाइक करिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।